Hello everyone, welcome to the Luminant IAS Academy. I am मीना भारद्वाज। आज का लेक्चर काफी इम्पोर्टेंट है। वो शुरू करने से पहले आई एम सॉरी क्योंकि इस लेक्चर में टाइम लगा है और उसका रीजन ये था कि पहले मैं आपको अपने नोट से पढ़ाने की कोशिश कर रही थी, यानी कि मुझे लगा था कि मैं नोट से आपको कवर करवा दूंगी, लेकिन आई थिंक वो क्लियरली विजिबल भी नहीं थे, तो यहाँ पे कंटेंट को बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया। बट आई विल ट्राई कि मैं इस टॉपिक को आपको अच्छे से समझा सकूं और आपको इसके बाद पढ़ने की जरूरत इसे ना पड़े। सी, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि एक तो आप लेक्चर पूरा कीजिए ताकि आपको स्टार्टिंग का सुन के डाउट ना हो, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर हमें एक दो चीजें समझ नहीं आती है इसका मतलब ये नहीं है कि बाद में भी चीजें समझ नहीं आएंगी। दूसरी बात कि यहाँ पे जो आज का टॉपिक है वो है अपराइजिंग वाला, यानी कि 1857 से पहले, यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले जो एक अपराइजिंग हुई थी या लोगों ने जो आवाज उठानी शुरू की थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे रिवोल्ट हुए थे, मूवमेंट्स हुए थे, वो सब कवर करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा है तो आपको सारे ना पढ़ के जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है वो कवर करने हैं। एंड डोंट वरी कि कोई एक छूट गया एक नहीं छूटा। सी, अगर आप एग्जाम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना पड़ेगा और उसको उसके अकॉर्डिंग चलने का एक ही तरीका है कि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे कि किस रिवोल्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर जहां से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं आपको उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, उस पर टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हमने कवर करने की कोशिश की है। अगर आप इतना भी समझ लेंगे और जो इंफॉर्मेशन उसमें पूछी गई है, जो जरूरी इंफॉर्मेशन एक एग्जामिनर या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है, हमने वो ही या वो कवर करने की कोशिश की है, साथ ही आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस टॉपिक में है क्या। अगर हम प्री के अकॉर्डिंग भी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, साथ ही अगर हम किसी और एग्जाम यानी एसएससी या बाकी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं उस चीज को ध्यान में रख के ही आपको पढ़ना है, न सिर्फ इस टॉपिक की, इवन हर टॉपिक की तैयारी आपको ऐसे ही करनी है। अदरवाइज आपको अगर बहुत ज्यादा पढ़ना है तो प्लीज आप एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ सकते हैं, वो बुक से पढ़ सकते हैं या आप बाकी चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपकी हिस्ट्री कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो आपको, अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो बात दूसरी है, लेकिन आपको हिस्ट्री आपकी एक सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर पढ़ना है, अगर आपको ऑप्शनल के अलावा अगर आपको पढ़ना है तो फिर आपके लिए जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, मेरी यहाँ पे जो कोशिश है वो क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए प्री और मेंस के उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो प्लीज उसी को ध्यान में रख के आप पढ़िए ताकि आपका सिलेबस जो है वो कवर हो सके, वरना तो आप भी उसी में अटके रहेंगे और मैं भी उसी में अटके रहूंगी और ये चीज कभी कवर नहीं हो पाएगी। तो हो सकता है आपको थोड़ा थोड़ा टाइम लग जाए कवर करने में या फिर मुझे आपको कंटेंट प्रोवाइड करने में, सो डोंट वरी, लेकिन आपकी जो वीडियो है वो कंटिन्यू रहेगी। तो यहाँ पे आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। स्पेसिफिक किसी एक यहाँ पे नहीं पूछा जाता है, एक या दो टॉपिक के ऊपर, हाँ एक दो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम करते टाइम ही आपको बता देंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो करेंगे फैक्टर्स, यानी कि जो अपराइजिंग हुई थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, जो एक ग्रुप ऑफ सेक्शंस या हम कहे कि एक ग्रुप ऑफ पीपल ने जो आवाज उठानी शुरू की थी उनके सप्रेशन के अगेंस्ट, उसका रीजन क्या था। तो सबसे पहले हम वो पढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी क्या थी। देन हम उसके कितने फॉर्म्स या कितने टाइप्स के अपराइजिंग हुए थे वो पढ़ते हैं। एंड फाइनली हम जो है इसकी वीकनेसेस को कवर करते हैं कि इतने अपराइजिंग होने के बाद भी, इतने रिवोल्ट या मूवमेंट्स होने के बाद भी आखिर वो एक तरह से उन्हें सक्सेस हासिल क्यों नहीं हो पाई। तो फैक्टर्स पढ़ने से पहले, यानी कि जो रीजन या कारण पढ़ने से पहले, एक कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो इन रिवोल्ट्स की थी वो ये
कि यानी कि जो लोग थे वो चाहते थे कि फिर से जो लोकल उनकी गवर्नेंस थी या लोकल या ट्रेडिशनल जो पहले यानी फॉरेन रूल आने से पहले जो उनकी लोकल रूलिंग थी या जिस तरीके से वो रह रहे थे या प्रशासन उनका चल रहा था, उसे वापस एस्टैब्लिश करने के लिए ये अपराइजिंग हुई थी, ये रिवोल्ट, ये मूवमेंट, ये आंदोलन हुए थे। क्लियर? तो ये मेन इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक थी, यानी ट्रेडिशनल आउटलुक फिर से वही अप्लाई करने के लिए उन्होंने ये आवाजें उठाई थी। एक तरह से जो उन्हें सप्रेस करने की या ग्रीवेंसेस जो हुए थे, उनके अगेंस्ट ये आवाज थी। तो सबसे पहले अगर हम फैक्टर्स की बात करें, फैक्टर्स की बात करने से पहले हम यहाँ पे बात करते हैं जो इसकी फॉर्म्स है, कौन कौन से हुए थे। सिविल थे, सेकंड था पीजेंट्स, थर्ड ट्राइबल एंड फोर्थ मिलिट्री। यहाँ पे तीन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपके मिलिट्री है वो एक 1857 का रिवोल्ट है, सिपोई म्यूटिनी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है जो इस टॉपिक के बाद हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे सिविल अपराइजिंग की अगर हम बात करें तो सिविल कौन थे, जो नॉन मिलिट्री थे, यानी कि जो मिलिट्री का पार्ट नहीं थे, वो थे सिविल। पीजेंट्स की अगर हम बात करें तो जो किसान थे, छोटे तबके के जो लोग थे, खैर वो सिविल में भी थे और पीजेंट्स में भी थे। पीजेंट्स ज्यादातर जो खेती बाड़ी किया करते थे, यानी कि जो फार्मर वगैरह या जमींदार, जो छोटे जमींदार थे, जो ट्रेडिशनल जमींदार वगैरह थे, जो कि अब फॉरेन रूल आने की वजह से अफेक्ट हो रहे थे। थर्ड आता है ट्राइबल आपका। ट्राइबल में यानी कि जो आपके आदिवासी एरिया जो कि कल्चरल, जिनका कल्चर बिल्कुल अलग था, जो ट्रेडिशनल तरीके से जीते आए थे, अब उन पे असर पड़ा ब्रिटिशर्स के आने से, उनके एक फॉरेन रूल की वजह से वो पड़ते हैं। मिलिट्री म्यूटिनी में हम जो 1857 वाला है वो ही नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। तो यहाँ पे तीन आपके जो है मेन इंपॉर्टेंट है, लेकिन टोटल अगर देखा जाए तो आपके चार टॉपिक आते हैं, यानी कि चार फॉर्म्स या चार टाइप्स के हैं। तो सबसे पहले फैक्टर्स की अगर बात करें तो जो पॉजिटिव फैक्टर या कारण थे या रीजन थे वो क्या थे। तो सबसे पहले कॉलोनियल लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट था, यानी कि उन्होंने अब सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करें तो इससे पहले जो हम टॉपिक कवर करते आए हैं, हमने वॉर के बारे में पढ़ा है, हमने बैटल्स के बारे में पढ़ा है, तो कैसे कैसे वो रीजन्स की तरफ बढ़ते आए, यानी कि एरिया, भारत की स्टेट्स जो थी उन्हें कंट्रोल करने की उन्होंने कोशिश की थी। अब जैसे जैसे उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की थी तो वो आगे आगे अपना जो फॉरेन रूलिंग थी या सेटलमेंट थी वो करनी या एक्सपेंशन करनी शुरू कर दी थी। हमने उसके बाद एक्सपेंशन पढ़ना शुरू किया था कि कैसे वो आगे स्टेट में बढ़ते या भारत में बढ़ते चले गए थे। उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेशन अपना फैलाना शुरू कर दिया था। तो अब बंगाल के बाद, यानी कि बंगाल में कॉन्क्वेस्ट करने के बाद, फिर मद्रास में, फिर महाराष्ट्र में, यानी साउथ तक पहुंचने के बाद अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, सेटलमेंट करनी शुरू कर दी थी। तो उसमें कॉलोनियल जो उनकी एक रेवेन्यू पॉलिसी थी, यानी लैंड सेटलमेंट थी, उसे लागू करना शुरू कर दिया था। अब वो जब ये लागू करेंगे तो जितने भी हमारे किसान होंगे या जो छोटे तबके के लोग होंगे या हम कहें कि जो फॉरेन का जो ब्रिटिशर्स का पार्ट नहीं है या जो हाई या हम कहें कि जो रूलिंग में नहीं है या जो बहुत ही ऊंची पोस्ट पे नहीं थे, अब वो ज्यादा अफेक्ट होने लगे थे। इनमें बहुत से छोटे छोटे जैसे कि आर्टिशियन हो गए, हैंडीक्राफ्ट हो गए, या हम कहें सबसे मेन जो अफेक्ट हुए थे पीजेंट्स वगैरह, क्योंकि उनकी लैंड पे असर पड़ना शुरू हो गया था। लैंड रेवेन्यू स्टार्ट करने का सेटलमेंट का एक रीजन ये भी था कि अब उन्हें इकोनॉमिकली खुद को स्ट्रॉन्ग करना था, क्योंकि पूरे भारत पे राज करने के लिए उन्हें इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी जरूरी थी। अब उसके लिए उन्हें टैक्स चाहिए, ड्यूटीज चाहिए। अब गवर्नमेंट ऐसे ही चलती है, तो उन्हें अब टैक्स के लिए क्या किया, उन्होंने अपनी पॉलिसीज बनानी शुरू कर दी और उसमें से सबसे इफेक्टिव जो थी वो थी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, जिससे उन्होंने लोगों से ज्यादा टैक्स लेना, ड्यूटीज लेना, हर चीज पे उन्होंने लगाना शुरू कर दिया था। सेकेंड अगर हम बात करें तो टैक्सेस हम जो बात कर चुके हैं, यानी कि टैक्सेस बहुत लगाने शुरू कर दिए थे। तो जितने गरीब थे या जो छोटे मजदूर थे या हम कहें कि जो पे नहीं कर सकते थे, उन पे काफी हद तक असर पड़ना शुरू हो गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर की अगर हम बात करें तो वो है एविक्शन ऑफ पीजेंट्स। एविक्शन ऑफ पीजेंट्स का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी कि जैसे उन्होंने लैंड एक्वायर करनी शुरू कर दी थी या एक बर्डन डालना शुरू कर दिया था या उनकी
जो प्रॉपर्टी थी उन्हें कंट्रोल करना, एक्वायर करना शुरू कर दिया था। तो अब जो पीजेंट्स थे, जब उनकी लैंड चली जाएगी, उनकी जमीनें चली जाएगी या वो पे नहीं कर पाएंगे, जब उनसे ज्यादा वसूला जाएगा, जितनी उनकी कमाई होगी भी नहीं, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपनी जो लैंड होगी या प्रॉपर्टी होगी उसे छोड़ के जाना पड़ेगा। तो उन्होंने जाना शुरू कर दिया था, यानी कि छोड़ना शुरू कर दिया था या एविक्शन करना शुरू कर दिया था, परेशान होकर, दुखी होकर। तो ये कुछ मेन रीजंस थे। इसके अलावा कुछ रीजंस थे, यानी कि इंटरमीडिएरी या मनी लैंडर्स थे, उनकी ग्रोथ होनी शुरू हो गई थी। अब बीच में, यानी कि किसान और ब्रिटिशर्स के बीच में भी अब उन्होंने, आपको पता ही है, साहूकार टाइप जो होते हैं, उन्हें एक बिचौलिया टाइप बना के उनसे वसूलना शुरू, उन्हें कहा कि आप किसानों से वसूलो और फिर हमें दो। अब वो तो आपको पता ही है कि वो क्या करते थे, ज्यादा लोन देने की कोशिश करते थे, अपना मुनाफा देखने की कोशिश करते थे। तो इससे भी काफी हद तक प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ी थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो उनकी जो रेवेन्यू सेटलमेंट थी, उन्होंने उसे एक्सपेंड करने के लिए या अपनी सेटलमेंट को एक्सपेंड करने के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो ट्राइबल लैंड थी उसे एक्वायर करना शुरू कर दिया था। ट्राइबल लैंड जो है वहां पे अब अगर वो उसे एक्वायर करेंगे, उसे कंट्रोल करेंगे, तो वहां पे वो मॉडर्नाइजेशन करने की कोशिश करेंगे, उनका जो ट्रेडिशनल वे है या कल्चरल वे है उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। तो इससे भी असर हुआ। तीसरा फिर क्या हुआ कि जो प्रिस्टली या स्कॉलरली जो क्लासेस थी उन पे उन्होंने असर डालना शुरू कर दिया। नेक्स्ट कि फॉरेन कैरेक्टर, एक ब्रिटिश रूल का जो एक फॉरेन कैरेक्टर था उसे लागू करना शुरू कर दिया, यानी कि सब कुछ मॉडर्नाइजेशन उन्होंने करने की कोशिश की। कोई सिंपैथी वो नहीं रखते थे, वो अपनी जिस भी तरीके से हो सकता था बस अपना फेवर सोचते थे, ना कि किसी और का। यानी कि चाहे कोई गरीब हो, चाहे किसी के पास वो देने में समर्थ हो या ना हो, लेकिन वो एक तरह से वो अपनी मनमानी यहाँ पे शुरू कर दी थी। उसके बाद जो सबसे मेन इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिला था हैंडीक्राफ्ट, यानी कि हैंडीक्राफ्ट को खत्म करने की उन्होंने कोशिश की थी। जो हमारे आर्टिशन हो गए, हैंडीक्राफ्ट हो गए या छोटा मोटा काम करके जो रोजगार चलाया करते थे, उन पर काफी असर पड़ा, क्योंकि इन्हें ट्रेड बढ़ाना था, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था, और उसके लिए इन्हें जरूरत था कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज यहाँ पे लगे, और उसकी वजह से जो छोटे छोटे लोग थे हमारे, जो छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट थे, उन पे असर पड़ना शुरू हो गया था। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहला जो रिवोल्ट की बात करते हैं वो है सन्यासी, यानी सिविल की बात कर रहे हैं हम अब। अच्छा, फर्स्ट हमारा जो है सिविल अपराइजिंग। तो सिविल अपराइजिंग से हम शुरू करते हैं। सिविल अपराइजिंग में हम जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो रिवोल्ट आता है वो आता है सन्यासी रिवोल्ट, 1763 से 1800 में हुआ था। यहाँ पे जो मेन ये रिवोल्ट हुए हैं, इनका ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक करप्शन या ऑफिशियल जो रूल था या भ्रष्टाचार जो यहाँ पे हो रहा था, जो ब्रिटिशर्स अब क्योंकि मनमानी उन्होंने करनी थी, वो एक फॉरेन रूल यहाँ पे लगाने की कोशिश कर रहे थे, सिर्फ अपना सोच रहे थे, तो लोगों पे असर पड़ा काफी, उनकी हालत बद से बदतर हुई, काफी ग्रीवेंसेस यहाँ पे हुए, उन्हें अपनी जमीनें खाली करके जाना पड़ा, उनके ऊपर हैवी से हैवी टैक्सेस लगाए गए। तो उसके चलते अलग अलग रीजन में, अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जो सेक्शन थे, ग्रुप थे, उन्होंने ये रिवोल्ट किया, यानी कि ये अपराइजिंग या ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आर्म्स उठाने की उन्होंने कोशिश की, यानी कि हथियार उठाने की उन्होंने कोशिश की। तो सन्यासी रिवोल्ट के बारे में बात करते हैं, सिविल अपराइजिंग का ये हम फर्स्ट रिवोल्ट इसे मान के चलते हैं। 1763 से 1800 का इसका टाइम पीरियड था। इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें या हम एरिया की बात करें कहां पे हुआ था, तो ये मेनली था बिहार में एंड बंगाल में। क्लियर? अब इसमें रीजंस क्या थे? तो एक 1700 में एक फेमाइन भी देखने को मिली थी, जिसके चलते वहां पे, फेमाइन का मतलब है कि अकाल वहां पे पड़ा था, तो उससे भी ऑलरेडी लोगों की हालत खराब थी। ऊपर से अब ब्रिटिशर्स, आपको पता है 1763 का टाइम पीरियड जो है, उस टाइम पे उन्होंने बंगाल को कॉन्केस्ट करना शुरू कर दिया था। तो जाहिर सी बात है अब जहां पे वो होंगे ब्रिटिशर्स, वहीं से शुरुआत होगी। तो बंगाल की तरफ बढ़े थे, बिहार की तरफ बढ़े थे, तो वहीं से ये जो है एक शुरुआत हुई थी। पूरा एक प्रोविंस ही था वहां पे। 1763 में ये सन्यासी रिवोल्ट हुआ था। अब सन्यासी से आप को ये चीज पता लग जानी चाहिए कि किन्होंने आवाज उठाई होगी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट,
या कौन अफेक्ट हुए थे। तो इस रिवोल्ट में जो एक जो सन्यासी ग्रुप था, या हम कहे कि सन्यासी के साथ साथ, अच्छा, एक कैरेक्टरिस्टिक जो इसकी देखने को मिली थी वो था कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों ने ही आवाज उठाई थी, दोनों ने ही सप्रेशन के खिलाफ या ब्रिटिशर्स के खिलाफ मोर्चा खोला था, एक आर्म्स उठाने की उन्होंने कोशिश की थी यहाँ पे। तो ओरिजिनली अगर देखा जाए तो ये पीजेंस ही थे, जो कि कुछ तो जो थे अपनी जमीनों से भगाए गए थे, क्योंकि उन्होंने जमीनें जो थी उनकी हथिया ली थी यहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया, जो साथ में इन्हीं को ज्वाइन कर लिया, जो जमींदार वगैरह थे, छोटे छोटे जमींदार या ट्रेडिशनल जमींदार थे, जिनको फॉरनर्स के आने की वजह से, ब्रिटिशर्स के आने की वजह से अपनी जमींदारी खोनी पड़ी थी, अपनी जमीनें खोनी पड़ी थी। तो उन्होंने इन्हें ज्वाइन कर लिया। साथ में कुछ सोल्जर्स थे जो एक्स मिलिट्री, यानी कि मिलिट्री का ही पार्ट थे, लेकिन अब वो नहीं थे, क्योंकि अब वो इंडियंस की तरफ थे ज्यादा, यानी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे, तो उन्होंने भी सपोर्ट किया। और इसमें कुछ रूरल पुअर भी थे, यानी कि जो गरीब तबके के लोग थे वो भी इसका पार्ट थे। तो इन्होंने क्या किया, कंपनी की जो फैक्ट्रीज उन्होंने लगाई थी उनको रेड करना शुरू कर दिया था, उन्हें लूटना शुरू कर दिया था, और कंपनी की जो फोर्सेस थी उनसे लड़ना शुरू कर दिया था। अब ब्रिटिशर्स को ये पसंद नहीं आया, और वो नहीं चाहते थे कि जब उन्होंने अभी अभी तो रूलिंग करने का सोचा है, अभी अभी सेटलमेंट की है, और अगर कोई आवाज उठाएगा तो ऐसे उनकी रूलिंग जो है वो खतरे में आ जाएगी। तो इसके चलते वॉरेन हेस्टिंग ने इस रिवोल्ट को 1800 के एंड तक दबाने की एक कोशिश की, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखते हुए इसे फकीर रेबेलियन भी नाम दिया गया है। तो सन्यासी और फकीर रेबेलियन अगर आपसे पूछा जाए तो ये एक ही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके जो मेन लीडर्स थे उनकी बात करें, तो मंजू शाह, जिसे मजनू शाह भी कहा जाता है, मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चौधराइन जैसे कुछ फेमस नाम इस रिवोल्ट से जुड़े हुए हैं। देवी चौधरानी की अगर हम बात करें तो विमेन्स का पार्टिसिपेशन उनके नाम से पता चलता है कि कैसे विमेन्स ने भी एक पार्टिसिपेट करने की कोशिश की थी, उनकी एक तरह से ये लीडर थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसी में एक आनंद मठ जो पुस्तक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की, बंकिम चंद्र जी ने लिखी है, वो उसका नाम है आनंद मठ। और अगर आपसे पूछा जाता है कि आनंद मठ किस रिवोल्ट के ऊपर है, तो वो है सन्यासी रिवोल्ट के ऊपर। ठीक है, तो उसमें ये जिक्र किया गया है। साथ ही ये याद रखना कि आनंद मठ जो बुक है वो किसकी है, बंकिम चंद्र चटर्जी की। और बंकिम चंद्र जी ने क्या इंपोर्टेंट लिखा है भारत के लिए, वो आप मुझे बताएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो रिवोल्ट है वो है पोलीगर्स। अब पोलीगर्स कौन थे, एक तरह से ये वॉरियर्स ही थे। 1795 से 1805 तक का जो टाइम पीरियड है वो एक पॉलीगर रिवोल्ट, या किस टाइम पे ये हुआ था, 1795 1795 से लेके 1805 के बीच में ये हुआ था। ये साउथ इंडिया का रिवोल्ट है। साउथ इंडिया में अगर हम बात करें तो तमिलनाडु के कुछ जो एरिया है, तिनेवेली, रामनाथपुरम, शिवगिरी, मदुराई और नॉर्थ आरकोट, सी आप तमिलनाडु का एरिया देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो रिवोल्ट था ये कहाँ पे हुआ था, साउथ में। तो पॉलीगर्स जो थे वो एक तरह से साउथ का पार्ट माना जाता है। तो ये जो हुआ क्यों था, इसके रीजंस क्या थे, इसके इश्यूज क्या थे। अब अपनी इंडियन सॉवरेन अथॉरिटी के लिए, यानी कि जो अखंडता थी या उनकी जो आजादी थी, अब वो खतरे में थी। अब ब्रिटिशर्स साउथ की तरफ भी बढ़ चुके थे, अब उन्होंने उसे भी एक हथियाने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे जो उनकी अथॉरिटी थी वो खतरे में थी। कैसे, क्योंकि जो नवाब थे आरकोट के उस टाइम पे, उन्होंने जो मैनेजमेंट था या कंट्रोल था तिरुनेलवेली, जिसे तिरुनेलवेली भी कहा जाता है, उसका कंट्रोल किसे देने की कोशिश की थी, ब्रिटिशर्स को देने की कोशिश की थी। साथ ही जो कार्नेटिक प्रोविंस था वहां तक भी ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंच गई थी। तो कार्नेटिक रीजन और जो तमिलनाडु का जो रीजन था, या हम कहे कि आरकोट, वो एक तरह से ब्रिटिशर्स के कब्जे में चला गया था। अब जो पॉलीगर्स थे वहां के, अब पॉलीगर्स नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर्स के अंडर हम काम करें या ब्रिटिशर्स की अथॉरिटी यहाँ पे हो। तो उन्होंने इसे देखते हुए उन्होंने उनके अगेंस्ट आर्म्स उठा लिए एंड एक हम कहे रिवोल्ट कर दिया यहाँ पे। तो उन्होंने अपनी एक इंडिपेंडेंट यानी प्रभुता या अखंडता, या हम कहे कि उनकी अपनी आजादी के लिए उन्होंने ये
अपनी टेरिटरी वापस पाने के लिए उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज उठाई। सबसे पहले अगर हम इस रिवोल्ट की बात करें तो ये टैक्सेशन के अगेंस्ट था, फिर धीरे धीरे ये रिवोल्ट आगे बढ़ता चला गया था। क्लियर? मेन अगर हम यहाँ पे बात करें जो इनके नायक थे वो थे कोटा बॉमन नायकन। तो ये चीज आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखनी है। तो ये दोबारा भी हुआ था। ओके, धीरे धीरे ये आगे बढ़ता गया था। जैसे 1805 तक का टाइम है तो ब्रिटिशर्स ने काफी इसे सप्रेस करने की कोशिश की थी, लेकिन फाइनली कुछ हद तक ये सक्सेस भी हुए थे और 18% जो है रेवेन्यू इन्हें देना शुरू कर दिया था। ओके, सी मेन रीजन हम पढ़ चुके हैं। अब ये जो ब्रिटिशर्स थे किसी भी रीजन में जाके लोगों को कैसे परेशान करते थे, जो मेन रीजन था वो यही था इनका जो लैंड रेवेन्यू, हमने जो कॉजेस पढ़े हैं, लैंड रेवेन्यू सिस्टम या टैक्सेस सबसे मेन था। तो उसी के चलते या तो ये टैक्स लगा देते थे या फिर ये लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज लगा देते थे, जिसके चलते लोगों को परेशानी होती थी। तो फाइनली वो यही वापस एक्सपेक्ट करते थे कि या तो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज है जो इनको हटाए या जो टैक्सेस है उसमें रियायत दे दे। तो फाइनली इन्होंने फिर 18% जो है इनको वापस दे दिया था। तो ये काफी जो साउथ इंडिया वाला पार्ट था वहां तक फैल चुका था, लेकिन धीरे धीरे इसे भी एक तरह से इसका भी एंड हो जाता है 1805 तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैका सोल्जर्स। ये आप देख सकते हैं, ये उनका एक वहां पे स्टेचू बना हुआ है, तो वही मैंने यहाँ पे पिक लिया है। एक बहुत ही सुंदर है ये। तो पैका की अगर हम रीजंस की बात करें सबसे पहले, यानी लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये ओडिशा में जो पैका थे उन्होंने रेबल किया था या रिवोल्ट किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। अब ये कौन थे? जो पैक्स बोलते हैं या पैकास बोलते हैं, ये फुट सोल्जर्स थे, यानी कि एक तरह से ये सोल्जर्स ही थे, पैदल जो युद्ध करते हैं उन्हें फुट सोल्जर्स कहते हैं, या ट्रेडिशनल लैंडेड मिलिशिया के नाम से इन्हें जाना जाता था। ये क्या थे कि जो मिलिट्री सर्विसेज थी उसमें अपना योगदान देते थे, यानी कि उसका पार्ट थे। एंड पॉलिसीज की वजह से इनके जो हेरिडिटरी जो बेसिस था, यानी कि हेरिडिटरी बेसिस पे ये जो एक तरह से वहां पे अथॉरिटी थी इनकी, अब वो खतरे में थी। यानी कि ये अपनी हेरिडिटरी लैंड पर बिना किसी रेंट दिए, बिना किसी कर दिए, बिना किसी टैक्स के आराम से वहां पे एक तरह से अपनी सर्विस प्रोवाइड करते थे। एक तरह से एक मिलिट्री यानी कि एक सोल्जर्स की जो भूमिका थी वो निभाया करते थे। अब जैसे ही यहाँ पे ब्रिटिशर्स आते हैं तो वो चीज खतरे में चली जाती है। अब इन्हें रेंट यहाँ पे यानी कि यहाँ पे टैक्स इन्हें देने की नौबत आ जाती है। तो फाइनली जैसे ओडिशा की तरफ बढ़ती है ब्रिटिश कंपनी 1803 में, अच्छा 1817 में ये हुआ था, तो 1803 में जैसे ही ब्रिटिशर्स ओडिशा की तरफ बढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं, जो वहां के राजा थे, राजा ऑफ खुर्दा, उनको डिथ्रोन कर देते हैं, यानी कि सिंहासन से हटा के खुद जो है अपने हाथ में पावर ले लेते हैं। और यहाँ पे इससे प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। जैसे ही वो पावर में आते हैं यानी कि ब्रिटिशर्स, वो एक एक्सटॉर्शनिस्ट यानी कि काफी इफेक्टिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोल्जर्स थे, उन्हें पता था वो उनके अगेंस्ट आर्म्स उठा लेंगे, तो उन्हें सप्रेस करने की वो पूरी कोशिश करते थे। साथ ही यहाँ के जो जमींदार थे उनको भी उन्होंने काफी इफेक्ट डाला था, चाहे वो जमींदार हो चाहे वो पीजेंट्स हो। तो इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इन्होंने जो सॉल्ट था उसके प्राइजेस बढ़ा दिए थे और टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए थे, यानी टैक्सेस बढ़ाने भी शुरू कर दिए थे। और साथ ही जो इनकी एक ट्रेडिशनल करेंसी वहां पे जो चलती थी, कॉवरी करेंसी, उसको भी एबोलिश कर दिया था। नेक्स्ट अगर इसके मेन लीडर्स की बात करें तो बख्शी जगबंधु, मुकुंद देव, दीन बंधु जो है इनके मेन लीडर्स थे। बख्शी जगबंधु, मुकुंद देव एंड दीन बंधु। तो यहाँ पे फिर से आपको देखने को मिलेगा कि लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज थी एंड जो टैक्सेस थे वो लगाने शुरू कर दिए थे, बढ़ाने शुरू कर दिए थे। तो एक सॉल्ट जो बहुत ही बेसिक हमारी जो जरूरत है उस पर भी उन्होंने टैक्स लगाया, तो इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी। नेक्स्ट अगर हम इसी में अगर हम बात करें तो ये काफी हद तक जो है सक्सीड भी हुए थे और इन्हें वापस अपना जो हम कहे प्रभुता यानी कि एक अथॉरिटी थी वो वापस मिली थी, कुछ हद तक इन्हें मिली थी, कुछ हद तक ये सक्सेस भी हुए थे। एंड साथ ही एक न्यू जो है सेटलमेंट की गई थी, इनका जो टेन्योर है वो फिक्स किया था और एक लिबरल गवर्नमेंट या गवर्नेंस प्रोवाइड करने की इन्हें कोशिश की थी।
तो काफी हद तक तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक जो है सक्सेस हुए थे। ओके, काफी इन्होंने कोशिश की थी यहाँ पे, काफी ये चला था, काफी फेमस रहा था। तो पैका पॉलीगर जो हम पढ़ते हैं ये कुछ फेमस है, ये न्यूज में रहते ही है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ओडिशा हो गया, या जो हमने अभी पॉलीगर वाला पढ़ा था, यहाँ पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए या प्रेसिडेंट हो गए वो विजिट करते ही रहते हैं, तो इसलिए ये न्यूज में भी रहते हैं, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अहोम। 1828 में, अब ये रिवोल्ट हुआ था 1828 में हुआ था। ओके, अहोम यानी कि आपको नाम से पता होना चाहिए कि असम में ये हुआ था, तो इसकी जो मेन लोकेशन थी वो थी असम। ओके, अब अहोम का एक बेस अगर आप कोशिश करें जानने की, तो मोयमियर्स का एक रिवोल्ट हुआ था 1769 में से लेके 99 में। वो हमने यहाँ पे क्यों नहीं कवर किया, क्योंकि वो एक तरह से रीजनल था, और यहाँ पे हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, तो इसीलिए अहोम इंपोर्टेंट हो जाता है। तो मोयमीर जो थे वो एक लो कास्ट के किसके लीडर, किसकी हम कहे अंडर में, यानी अनिरुद्ध उनके लीडर थे। तो मोयमीर ने क्या किया था, अहोम के अगेंस्ट एक रेबल कर दिया था, तो जिसके चलते अब अहोम ने ब्रिटिशर्स की हेल्प मांगी थी, और उस हेल्प की वजह से अब आगे चल के 1828 में जो अहोम को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी वो थी कि अब ब्रिटिशर्स ने असम पे कब्जा करने की कोशिश करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि जब इन्होंने हेल्प मांगी थी अहोम ने मोयमियर रिवोल्ट के टाइम पे, तब इन्होंने हेल्प तो कर दी, लेकिन ये यहाँ पे अब असम में रहने, अच्छा उसी टाइम पे फर्स्ट बर्मा वॉर भी हुआ था 1824 से 26 के टाइम पे। तो अब इन्होंने क्या सोचा कि असम को भी अपने कब्जे में कर लिया जाए, लेकिन यहाँ के लोगों को ये पसंद नहीं आया, उन्होंने उनके खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी, एक वॉर जो है छेड़ दिया कि अब हमारी टेरिटरी से तुम्हें जाना होगा। और इनके जो मेन लीडर थे गौमधर कंवर, महाराजा पुरंदर, नरेंद्र गदाधर कुमार रूपचंद, क्लियर, गौमधर कंवर कुंवर, महाराजा पुरंदर, नरेंद्र गोदाधर कुमार रूपचंद, इन्होंने जो है आर्म्स उठा लिए थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और इन्हीं के चलते या इन्हीं लीडर्स की बदौलत जो है ब्रिटिशर्स को वापस जाना पड़ा था। और वापस जो वहां के महाराजा थे पुरंदर सिंह को जो असम वाला पार्ट था या अपर असम वाला पार्ट था वो वापस रिस्टोर कर दिया था। तो ये अहोम के बारे में आपका था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वहाबी के बारे में। वहाबी 1830 से लेके 1861 के बीच में हुआ था। अब इसमें मेनली ये जो था इस्लामिस्ट एक रिवोल्ट था, इसकी लोकेशन ये कई एरिया में हुआ था, थोड़ी थोड़ी जगह में, एक तरह से ये भारत में, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये पंजाब, दूसरा बिहार एंड फिर बंगाल में। तो कई एरिया तक ये जो है फैला हुआ था। माना जाता है कि नॉर्थ वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट यानी कि सिथाना में भी, पटना जो है इसका इंपॉर्टेंट एक सेंटर माना जाता है, बिहार में, साथ ही यूनाइटेड यानी यूपी में भी कुछ पार्ट में, एंड बॉम्बे में भी इसको यहाँ पे देखा गया था कि रिवोल्ट हुआ था। सी था तो ये एक इस्लामिस्ट रिवोल्ट, तो यहाँ पे ये जो है चाहते थे कि जो अरेबिया का जो रूल है, वापस जो अरेबिया में जो इनकी रूलिंग चलती थी या इस्लामिस्ट वे से ये रहते थे वो वापस इस्टेब्लिश हो जाए, और लोग जो मोहम्मद प्रोफेट है, ओके, उन्हीं की एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो है अपना उसे अपना ले। तो इस्लामिस्ट रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। सैयद जो अहमद थे उन्होंने जो ब्रिटिशर्स का अफेक्ट था उसे कंडेम करने की कोशिश की थी, उनके इन्फ्लुएंस को नहीं चाहते थे कि इस्लाम पे वो असर डाले, वो अपना ट्रेडिशन तरीके से जीना चाहते थे जिस तरह से वो जीते आए थे, यानी कि अपना जो कल्चर था या अरेबिया वाला जो कल्चर था या सोसाइटी थी उसे वापस चाहते थे। बाद में ये पंजाब तक फैल गया था और पंजाबियों के अगेंस्ट हो गया था, लेकिन फाइनल लास्ट में जाके ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही इन्होंने आर्म्स उठा लिए थे, एंड ये एंटी ब्रिटिश जो है एक रिवोल्ट बन गया था। तो इसके मेन लीडर जो थे वो कौन थे, सैयद अहमद, जो कि राय बरेली के थे। ओके, वो अरेबिया के रूल से काफी या उनकी सोसाइटी या कल्चर से काफी अफेक्टेड थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुका। 1840 से लेके 72 के बीच में ये हुआ था। अब कुका मूवमेंट जो है वो पंजाब में हुआ था। यहाँ पे अब कुका मूवमेंट की लोकेशन मेनली जो है इंडिया में अगर देखा जाए तो वो पंजाब में ही थी। अब इसके होने के रीजन क्या थे,
रीजन तो खैर वही है जो हर जगह थे, वही देखो रीजन सेम थे, बस लोकेशन अलग अलग थी। अब यहाँ पे भी जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो यहाँ पे कूकाज थे उन्हें अफेक्ट करना शुरू कर दिया था, उनको परेशान करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते जो कूका थे उन्होंने उनके अगेंस्ट आवाज उठा ली थी। यहाँ पे अगर हम इनके लीडर की बात करें तो भगत जवाहरमल, राम सिंह, बाबा राम सिंह जो थे यहाँ पे इनके मेन लीडर थे। बाबा राम सिंह ने ही नामधारी जो सिख सेक्ट था उसकी स्थापना की थी एंड बाद में इन्हें रंगून भेज दिया गया था। तो पहले तो ये था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, बाद में ये पॉलिटिकल एंड रिलीजियस मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया था। कहा जाता है कि जो स्वदेशी मूवमेंट था वो इसी से शुरुआत हुई थी। इन्होंने विमेंस के साथ जो भेदभाव होता है उसके खिलाफ भी आवाज उठाई थी, यानी कि बहुत सारी सोशल एविल्स के अगेंस्ट भी आवाज उठाई थी। वो बहुत से जो आपके रिवोल्ट हुए थे उसमें भी जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उनके अगेंस्ट भी आवाज उठाई जाती थी। तो कूका भी उन्हीं में से एक था। इन्होंने स्वदेशी अपनाने पे जोर दिया था और आगे चल के आपको पता ही है कि स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था। तो यहीं से एक तरह से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो मेन इनके लीडर थे भगत जवाहरमल एंड राम सिंह। वेस्टर्न पंजाब में इसका मेन जो असर था वो देखने को मिला था। 1872 में इसका 1872 तक का जो है ये टाइम पीरियड था। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीजन मूवमेंट्स की। पीजन मूवमेंट्स के बारे में बात करने से पहले यहाँ पे हमने दो टाइप के पीजन मूवमेंट कवर किए हैं। एक तो है आपके 1857 से पहले जो इम्पोर्टेंट वाला है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और उसके बाद जो 1857 के जो मूवमेंट थे जो मैंने कहा था हम कवर करेंगे, वो भी मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक डालने की कोशिश की है 1857 से लेके 1947 तक के, ताकि आपके एक साथ हम पीजन मूवमेंट जो है वो कवर कर ले। तो पीजन मूवमेंट होने के क्या रीजन थे? जो कॉलोनियल इकोनॉमिक जो पॉलिसीज थी, अगेन सेम, ओके, यानी कि टैक्सेस वगैरह उन्होंने लगाना शुरू कर दिया था, हार्श इकोनॉमिक पॉलिसी शुरू कर दी थी, लैंड रेवेन्यू सिस्टम सेटलमेंट तो था ही, साथ ही जो हैंडीक्राफ्ट थे उन्हें र्यून करना शुरू कर दिया था, उनकी लैंड को एक्वायर करके ओवर क्राउडिंग, वहां पे फैक्ट्रीज लगानी शुरू कर दी थी, उनको ट्रेडिशनल वे से जो रहते आए थे उसको र्यून करने की कोशिश की थी उन्होंने। साथ ही उनकी जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, एक नया लैंड रेवेन्यू हम बाद में पढ़ते हैं, महलवारी हो गया, रायतवारी सेटलमेंट हो गया, ये सब हम इकट्ठा कवर करेंगे। तो उसी के चलते काफी जो है असर देखने को यहाँ पे मिला था। ओके, जैसे परमानेंट सेटल हो गया, रायतवारी हो गया, महलवारी सेटलमेंट हो गया, तो उसके चलते भी लोगों पे असर हुआ था। एंड सबसे मेन था अब इन्हें लीगल सपोर्ट दी जाती थी। अब जो भी ये गलत काम करते थे ये साथ में अपनी जुडिशरी भी इन्होंने एक तरह से इस तरीके से बनाई हुई थी कि वो इन्हें ही सपोर्ट करती थी। तो कॉलोनियल जो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, साथ ही जो इनकी जुडिशियल न्यायिक प्रणाली थी, प्रशासन प्रणाली के साथ साथ न्यायिक प्रणाली भी इन्हीं के फेवर में थी। तो उसकी वजह से भी लोग जो है काफी परेशान थे। अब ये पीजन मूवमेंट इसके चलते ही हुआ। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे कवर करते हैं वो करते हैं मोपला 1836 से 54। ओके, इसके बाद हम 1857 के बाद वाले ही कवर करते हैं। जो इंपॉर्टेंट है सबसे वो मोपला है, 1836 से 54 के बीच इसका टाइम है। मोपला की अगर हम बात करें तो ये साउथ इंडिया में हुआ था। साउथ इंडिया में मेनली मालाबार रीजन यानी केरला एंड कर्नाटका वाला जो पार्ट है वहां पे ये हुआ था। अब जो मोपला थे वो एक तरह से मुस्लिम कम्युनिटी थी, मुस्लिम ग्रुप या सेक्शन था जिन्होंने हिंदुओं के सप्रेशन के अगेंस्ट एंड जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इन्होंने आवाज उठाई थी। यहाँ पे माना जाता है कि जो रेवेन्यू डिमांड एंड जो रिडक्शन हुआ था मेनली ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था। बाद में जो हिंदू मुस्लिम का हुआ था वो हम बाद में कवर करते हैं। यहाँ पे हम रेवेन्यू डिमांड और जो इनकी फील्ड यानी जो खेत वगैरह थे उसको उसके साइज को कम करने की कोशिश की थी एंड उसी के चलते, या हम कहीं टैक्सेस बढ़ाने की कोशिश की थी, तो उसी के चलते ये रेबल हुआ था। माना जाता है कि 22 रेबलियन हुए थे 1836 एंड 1854 के बीच में, लेकिन कोई भी जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ था। सेकंड अगर मोपला की बात करें यहाँ पे, इसके बाद फर्स्ट के बाद जो सेकंड हुआ था वो हुआ था सेकंड मोपला के टाइम पे जो खिलाफत या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के जो सपोर्टर थे उन्होंने सपोर्ट किया था इस मूवमेंट को, लेकिन क्योंकि हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस उस टाइम तक आ गए थे तो बाद में
उन्होंने इसे सपोर्ट नहीं किया था, तो डिस्टेंसेस जो है काफी यहाँ पे क्रिएट हो गए थे। एंड करते करते 1921 तक ये मूवमेंट रहा था एंड उसके बाद एक तरह से इसे खत्म कर दिया गया था। काफी लंबा टाइम है, 1836 से शुरू होकर 1921, यानी कि जब हम स्ट्रगल की बात करते हैं तो उस टाइम पे भी अगर आपसे पूछा जाता है तो जो 18th सेंचुरी में भी हुआ और 19th सेंचुरी में भी हुआ, तो ये आपका मोपला के बारे में आप यहाँ पे लिखते हैं, या मोपला के बारे में आपको थोड़ा पता होना जरूरी है। किसे इसे खिलाफत सपोर्टर जो थे या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, उनके जो सपोर्टर थे उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। क्लियर? इसके बाद जो 1857 का जो पीजन मूवमेंट है वो कवर करते हैं। कुछ यहाँ पे इंपोर्टेंट है। अब इससे पहले के मुझे जो इंपोर्टेंट लगे वो मोपला ही था। अब यहाँ पे जो है कुछ इंपोर्टेंट है तो ये कवर करने जरूरी है। इंडिगो, पबना, किसान सभा मूवमेंट, एका मूवमेंट, मापिला एंड बारदोली। तो यहाँ पे इंडिगो और पबना हम कवर कर लेते हैं। इसके बाद जो किसान सभा है वो अगेन थोड़ा उसमें चेंजेस देखने को मिला था, लेटर मूवमेंट का पार्ट माना जाता है इसे, तो हम यहाँ पे इंडिगो और पबना कवर करते हैं और उसके बाद हम सेकंड जो पार्ट होगा हमारा उसमें बाकी किसान सभा, एका मूवमेंट, मापिला, बारदोली कवर करेंगे, साथ ही जो ट्राइबल मूवमेंट होंगे वो भी कवर करेंगे, वरना ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो इसे जल्दी से कवर करते हैं अब इंडिगो और पबना। तो इंडिगो रिवोल्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे 1859 से 60 के बीच में हुआ था। इंडिगो आपकी क्या होती है, एक तरह से डाई होती है और उसे उगाने के लिए ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर काफी सप्रेस करना या इनके ऊपर काफी यहाँ पे काफी प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर दी थी। इन्होंने इन्हें फोर्स करना शुरू कर दिया था। ये कहाँ पे हुआ था? ये मेनली हुआ था आपका बंगाल में। अब जो यूरोपियंस थे उन्होंने फोर्स किया ही नहीं, यहाँ के जो पीजेंट्स थे कि अब आप इंडिगो ग्रो करो रादर देन राइस। जो राइस था वहां पे यानी चावल या धान जो थे उस टाइम पे काफी उनकी हम कहे कि पेइंग उनसे ज्यादा पैसा इन्हें प्राप्त होता था, लेकिन उसके बावजूद भी यूरोपियंस ने फोर्स किया, क्योंकि जितने जो जो हम कहे कि ट्रेडर्स थे वो यूरोपियंस ही थे और उन्होंने इन्हें एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया था। इनसे कहा कि एक कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ करो कि आप डाई ही उगाओगे, ना कि कोई और फसल उगाओगे। तो इन्हें इसी के चलते काफी इंटिमेट किया गया, काफी ह्यूमिलिएट किया गया था और जितनी भी वो कोशिश कर सकते थे उन्होंने कोशिश की कि इंडिगो ये उगाए, क्योंकि इंडिगो से उन्हें प्रॉफिट हो रहा था। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स या इंग्लैंड में काफी डिमांड थी और काफी उन्हें मुनाफा हो रहा था ब्रिटिशर्स को, उसके चलते ही इन्होंने पीजेंट्स को फोर्स करना या किसानों को, भारतीय किसानों को फोर्स करना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पे इंडिगो की कोई वैल्यू नहीं थी उतनी, कोई क्यों खरीदना चाहेगा, तो इसके चलते इन्हें काफी भारी नुकसान होना शुरू हुआ था और जिसके चलते यहाँ पे एक बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, लोगों को काफी फेस करना पड़ा था। अब जो यहाँ के जो एक्सप्लॉइटर थे या यूरोपियन थे उन्होंने क्या किया कि किडनैप करने की चाहे किडनैपिंग के जरिए या उनपे केसेस दायर करके या फिर विमेन या चिल्ड्रन पे अटैक करके या फिर उनकी जो प्रॉपर्टीज थी उन्हें जला के या उनके जो जानवर वगैरह थे वो उनको डिस्ट्रक्ट करके या उनकी क्रॉप्स वगैरह थी उनको डिस्ट्रक्ट करके उनको एबॉलिश करके एक तरह से कोशिश की थी कि किसी भी तरीके से, यानी कोई भी साम दाम दंड भेद यूज करके वो किसी ना किसी तरीके से इन्हें फोर्स करे। लेकिन कोई भी सप्रेशन हो वो एक हद तक ही होता है। अब यहाँ पे ये चीज लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई और इसी एक्सप्लॉयटेशन के चलते ही यहाँ के जो दो लीडर थे, दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास, जो कि नादिया डिस्ट्रिक्ट यानी बंगाल के ही थे, उन्होंने इसके अगेंस्ट एक रिवोल्ट छेड़ दिया, यहाँ पे एक रेबल स्टार्ट कर दिया एंड उसी के चलते उन्होंने मना कर दिया कि वो इंडिगो नहीं उगाएंगे। और इसी के चलते काफी जो इंटेलिजेंसिया या हम कहें कि इंटेलेक्चुअल थे उस टाइम पे बंगाल के, उन्होंने भी सपोर्ट किया था। काफी बड़े लेवल पे ये रिवोल्ट हुआ था। इंडिगो एक फेमस रिवोल्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो वहां के जो इंटेलिजेंसिया या हम कहें इंटेलेक्चुअल थे या जो अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया
न्यूज़पेपर वगैरह में प्रिंट करना शुरू कर दिया, कैंपेन वगैरह शुरू कर दिया, तो जितना हो सके इसे फैलाना शुरू कर दिया। तो करते-करते ये गवर्नमेंट तक पहुँच गया वहाँ की, और उन्हें लग गया कि ये बहुत बड़े लेवल पे फैल सकता है। तो अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक इंडिगो कमीशन अपॉइंट किया इंक्वायर करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए कि आखिर ये प्रॉब्लम है क्या। लेकिन तब तक, जब तक वो इंक्वायरी करते या इस पे उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, तो आगे कुछ कार्यवाही करते, तो इससे पहले ही जो वहां के लीडर्स थे या जो रिवोल्ट कर रहे थे, उन्होंने फैक्ट्रीज को क्लोज करना शुरू कर दिया था, और एक तरह से इंडिगो कल्टीवेशन पूरी तरह से वाइप हो गई थी एंड ऑफ 1860। यानी 1860 तक एक इंडिगो जो उन्होंने फोर्स करना शुरू किया था, तो इंडिगो का नाम वहां से एक तरह से खत्म हो चुका था। तो ये आपका था इंडिगो रिवोल्ट, और बाद में गवर्नमेंट ने भी मना कर दिया था कि अब यहाँ पे कोई इंडिगो नहीं उगाई जाएगी। तो ये था आपका इंडिगो रिवोल्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं पबना। तो 1870s एंड 1880s का जो टाइम पीरियड है वो एक तरह से माना जाता है कि पबना रिवोल्ट हुआ था उस टाइम पे। ये कहाँ पे हुआ था? अगेन ये बंगाल वाला जो आपका रीजन था, ईस्टर्न बंगाल, वहां पे ये हुआ था। ओके, पबना जो मेन किसके अगेंस्ट था? जमींदारों के अगेंस्ट था, यानी कि जमींदारों की जो ऑप्रेसिव प्रैक्टिसेस थी उसके अगेंस्ट था। एक तरह से उन्होंने जो अपना रेंट था वो काफी बढ़ाना शुरू कर दिया था, उनकी जमीनें जबरदस्ती हथियानी शुरू कर दी थी, उन्हें जमीनें खाली करने के लिए फोर्स किया गया था, उनकी कैटल्स को पकड़ लिया, उनके जानवरों को पकड़ के उनकी जो क्रॉप थी उन्हें डिस्ट्रक्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो इसके चलते लोग काफी परेशान हो गए थे। अब उन्होंने यहाँ पे फिर से रिवोल्ट कर दिया, रेबल कर दिया, एंड जो यूसुफ शाही परगना, ये एक एरिया है बंगाल का, यूसुफ शाही परगना, वहां पे एक एग्रेरियन लीग जो है फाउंड की गई, और वहां पे रेंट स्ट्राइक किया गया, यानी कि जो बढ़ा हुआ रेंट था उसके अगेंस्ट इन्होंने हड़ताल शुरू कर दी। और इसके चलते ही एक तरह से लीगल यहाँ पे रेजिस्टेंस हुई, यानी कि एक तरह से लीगल या कानूनी कार्यवाही यहाँ पे चली थी। लेकिन माना जाता है कि इस रिवोल्ट में वायलेंस बहुत ही कम हुआ था, तो ये चीज थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो वायलेंस यहाँ पे कम था, और लीगल यानी कि कानूनी कार्यवाही यहाँ पे चली थी काफी टाइम तक, एंड उसके बाद ज्यादातर जो केसेस थे वो सॉल्व हो गए थे 1885 तक, जब बंगाल टेनेंसी एक्ट जो है वो पास हुआ था। तो बंगाल एक टेनेंसी एक्ट के चलते ही ये ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स थी उसे सॉल्व करने की कोशिश यहाँ पे की गई थी, और इसे सपोर्ट किया गया था जो यंग इंडियन इंटेलेक्चुअल थे, बंकिम चंद्र चटर्जी, आरसी दत्त, एंड इंडियन एसोसिएशन जो है बनाई गई थी एक तरह से एसएन बैनर्जी यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जिया के अंडर में। तो इन्होंने सपोर्ट किया था इस रिवोल्ट को। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या कवर किया? पबना। तो पीजन हमने मोपला, इंडिगो एंड पबना कवर किया। उसके बाद इसके पार्ट के जो 2-3 पीजेंट ही मूवमेंट है वो अगली वीडियो में कवर करेंगे, एंड ट्राइबल वाला कवर करेंगे। आई होप कि आपको समझ आया हो, एंड स्टिल नहीं आया तो प्लीज मेंशन कीजिए कि आपको कौन सा पार्ट समझ नहीं आया। अच्छा, क्वेश्चन भी मैं मेंशन करूंगी। अभी मेंस के अभी तक जो क्वेश्चन है कोई ऐसा आया नहीं है, लेकिन इसके साथ ही हम अगली वीडियो में अगर क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया होगा तो हम वो भी कवर करेंगे। ओके, तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन लाइक एंड शेयर इट, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो अगली वीडियो आपको आज या कल ही मिल जाएगी। ओके, सो थैंक यू।